हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का साइंस और इसका होगा फर्स्ट चैप्टर यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चैप्टर बहुत ही इजी है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और जो जो डाउट्स होंगे उनको मैं क्लियर करते चलूँगा। बस आप जो है मन लगा करके इस चैप्टर को देखिए और इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स होते हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में पुट अप कीजिए। आइए शुरू करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हम लोगों को ये चीज़ क्लियरली मेंशन कर दिया है कि मैटर हम लोग को देखना है कहाँ, अपने आसपास के सराउंडिंग में। बोले भैया मैटर हो गया, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैटर है क्या। मैटर मीन्स व्हाट। मैटर का मतलब क्या? देखिए, दुनिया में जो कुछ भी बना है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। दुनिया में जो कुछ भी है वो किसी न किसी मटेरियल से बना है, जिनको साइंटिस्ट ने कहा कि भैया यही मैटर है। जैसे कपड़ों में हम लोग देखते हैं ना कि वैरायटीज़ होती हैं, कॉटन होता है, पॉलिस्टर होता है, सिल्क होता है, इस तरीके से बहुत सारा वैरायटी आता है। तो ये क्या है? मटेरियल ही तो है। तो मैटर किससे बना था? मैटर से। बोले भैया तो फिर से वही बोलने लगे। मैटर इज मेड। मैटर को हम लोगों ने बनाया नहीं, बना हुआ है। किससे? मेड अप ऑफ मटेरियल। ये किससे बना है? मटेरियल से, जिनको कि साइंटिस्ट ने कहा, विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। तो बोलेंगे भैया जो भी चीज़ मटेरियल से बना है वो किससे बना है? मैटर। तो साइंटिस्ट क्या किया, उसको थोड़ा सा डिटेल में और बताया कि देखिए मैटर या फिर मटेरियल हम लोग उसको बोलेंगे जिसके पास में ये दो चीज़ होगा। मतलब सबसे पहला होगा मास और दूसरा होगा वॉल्यूम। ठीक, जिस भी मटेरियल के पास में मास होगा और उसका कुछ वॉल्यूम होगा वही कहलाएगा मैटर। ठीक, या फिर सिंपली लैंग्वेज में हम लोग बोलें कि वो ऑक्यूपाई करेगा कुछ ना कुछ जगह को, यानी कि स्पेस को। ऑक्यूपाई स्पेस, इसी को हम लोग बोलते हैं मैटर। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। एग्जाम्पल में अगर देखें तो द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, ऑल थिंग्स आर मैटर। यानी कि जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं, पीते हैं, एयर हवा जिससे हम लोग सांस ले रहे हैं, पत्थर देख रहे हैं, बादल देख रहे हैं, ये सभी किस में आता है? मैटर में। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, और जो भी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसके पास मास होगा और उसका होगा वॉल्यूम। ठीक है, ये तो हो गया अभी का, मतलब अभी के साइंटिस्ट लोगों ने ये चीज़ बताया। तो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स भी थे, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बोला कि देखिए जो मैटर है वो पंच तत्वों से बना है, मीन्स 5 बेसिक एलिमेंट से बना है। अब ये क्या था? तो उन्होंने कहा कि देखिए जो मैटर होगा वो पंच तत्व से बना है। पंच मीन्स 5, तत्व मीन्स एलिमेंट, यानी कि 5 बेसिक एलिमेंट से बना है। अब ये 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या थे? तो फर्स्ट में उन्होंने कहा कि देखिए एयर, हवा, दूसरा अर्थ यानी कि पृथ्वी, फायर, आग, एयर अर्थ फायर, स्काई, आसमान, और वाटर। उन्होंने कहा कि देखिए जो भी चीज़ लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं पंच तत्वों से बनी हैं। मतलब इन पंच तत्व में क्या क्या आ गया? एयर आ गया, अर्थ आ गया, फायर आ गया, स्काई आ गया और वाटर आ गया। बाद में जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने भी कहा कि हाँ भैया मैटर जो है वो एलिमेंट से बना है।
वो इतने डिटेल में नहीं पहुँचे थे कि ये पंचतत्व से बना है। बाद में जब अभी नए नए जो साइंटिस्ट आए उन्होंने क्लियरली ये चीज़ बोला कि देखिए जो भी मैटर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट हम लोग को दिया उन्होंने कि केमिकल नेचर पे होगा, दूसरा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। मतलब उन्होंने क्या किया, इसका क्लासिफिकेशन कर दिया बेसिकली। हम लोग देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो था मैटर का वो 2 पार्ट में था, फिजिकल और केमिकल। हम लोग को पढ़ना है केवल और केवल फिजिकल। केमिकल के बारे में डिटेल में हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, ठीक। तो फिजिकल के बारे में देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो पहला प्रॉपर्टीज़ आएगा वो आएगा कि मैटर जो है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बना है भैया? तो उन्होंने कहा कि मैटर जो है वो बना हुआ है पार्टिकल्स से, ठीक। अब इसके लिए उन्होंने क्या दिया, एक एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि देखिए 2 स्कूल हैं जिनका जो कॉन्सेप्ट है मैटर को लेकर के वो अलग अलग है। पहला स्कूल ये मानता है कि मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, मैटर इज कॉन्टिन्यूअस, पहला स्कूल। दूसरा स्कूल बोलता है मैटर जो है वो पार्टिकुलेट है, यानी कि पार्टिकल से मिलकर के बना है, कंटिन्यू नहीं है। तो हम लोगों ने दिया फिर एक एग्जाम्पल, किसके, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उन्होंने कहा कि देखिए बीकर को लीजिए, बीकर में डालिए पानी। सारा स्कूल के बच्चे लोग बोला हाँ ठीक है डाल देते हैं, डाल दिए। अब बोला कि देखो पानी डाल दिया ना, अब पानी जहाँ तक है वहाँ पर एक मार्किंग मार दो ताकि हमको पता तो चले कि बाद में कुछ मिलावट हुआ तो पानी का लेवल बढ़ा या घटा। तो मार्किंग कर दी। अब इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि इसमें ऐड किया, एडेड सम सॉल्ट या फिर शुगर, कुछ भी डाल दीजिए। तो सॉल्ट और शुगर डाल दिए, डाल के घुमा दिए। अब क्या हो गया, हम लोग जानते हैं कि चीनी को अगर पानी में डिज़ोल्व करें तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, तो इसमें जाकर के डिज़ोल्व हो गया। इससे हम लोगों को ये चीज़ पता चला कि मैटर जो था वो कंटिन्यूस नहीं था। बोला कैसे? तो अब मान लीजिए कि अगर ये चीज़ कंटिन्यूस रहता, ये चीज़ से मान लीजिए कंटिन्यूस अभी, ठीक, इसमें अगर चीनी डालेंगे तो जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन अगर इसको गर्म कर देंगे तो, घोल देंगे तो भी हो सकता है, क्योंकि ये सॉलिड है, ये अलग चीज़ है। यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे थे, लिक्विड में डालें, हिलाएं, घुल गया। तो इससे हम लोग को ये पता चला कि मैटर जो था वो पार्टिकल से मिल करके बना था। अगर मान लीजिए पार्टिकल से मिल करके बना नहीं होता तो आसपास के बीच में स्पेस होता, पार्टिकल के बीच में स्पेस था तभी तो जाकर के वो उसमें फिट हुआ ना। अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस ही नहीं रहता, वो एक जैसा होता, तो कभी भी सॉल्ट या फिर शुगर जो है वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकता था। इससे हम लोगों को ये चीज़ पता चला कि मैटर किससे बना था, पार्टिकल से बना था। क्लियर है? सेकंड एग्जांपल हम लोग सेकंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब देखें तो इसमें ये चीज़ बताया गया था सेकेंड प्रॉपर्टीज़ में ये बच्चे बताया कि मैटर तो आप बता दिए कि वो पार्टिकल से बना था, लेकिन ये पार्टिकल कितना साइज का है, तो बोलेंगे पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। बोला कैसे? बोला फिर से पानी लीजिए, बोला ले लिए। अब क्या करना है इसमें? अब बोला अब कुछ नहीं, अब इसमें डालिए पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिए। पोटेशियम परमैंगनेट का 2 से 3 क्रिस्टल इसमें डाल दिए, 1 2 3 4 तो डाल दिए। चलिए
चार्ट डाल दें। अब जैसे ही इसमें डाल देंगे ये क्या होगा, इसमें जा करके हो जाएगा डिज़ोल्व। अभी फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी से देखें, डिज़ोल्व हो गया। डिज़ोल्व हो गया तो इसका कलर हो गया चेंज। ये क्या हो गया, कलर्ड हो गया, COLOURED, कलर्ड हो गया। अब बोला ना इसमें से कुछ तो और चेंज करना पड़ेगा, तो बोले एक और भी कर लाते हैं। बोला डालो इसमें भी पानी डाल दिए। बोला एक काम करो, इसमें एक तो स्पून लगाओ और इससे निकाल लो पानी। 1 टेबल स्पून उसमें से पानी निकाल इसमें डाल दी। अब क्या हो गया, ये क्या किया, इसका भी कलर को चेंज कर दिया, कलरफुल बना दिया वाटर को। लेकिन पहले वाले की तुलना में कम डेंसिटी का कलर बनाया, मतलब उतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं था, थोड़ा कम था। हुआ फिर इतना भी नहीं रुका, और करते गया तो करते कहाँ पर जा कर के ये कलरलेस हुआ, 1000 लीटर पे। अब इतना तो करके दिखा नहीं सकते, तो हुआ क्या कि 1000 लीटर पे जा कर के जब फाइनल इसमें से पानी निकाल करके फ्रेश वाटर में डाला तो उसका कलर नहीं बदला। तो वो जा कर के साइंटिस्ट लोग बोला अच्छा मतलब पार्टिकल जो था वो बहुत ज़्यादा स्मॉल था, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट के एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल था, जो कि हर बार पानी में डालने के बाद क्या हो रहा था, ब्रेक डाउन। मतलब इससे इसमें चेंज किया, ब्रेक डाउन किया, फिर उस दूसरा में डाला, फिर ब्रेक डाउन किया, करते लास्ट स्टेज तक पहुंचा जहां पर पार्टिकल जो था फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो पाया, तो जा करके क्या बना, कलरलेस। तो इससे हम लोग को ये चीज़ पता चला कि पार्टिकल जो साइज में कितना था, बहुत ज़्यादा छोटा, इतना छोटा कि हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटा था। ठीक, क्लियर है, ये चीज़ समझ में आया। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, पार्टिकल का देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। पार्टिकल मैटर, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसमें जो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो घर में अगर मान लीजिए हम लोग चाय बनाते हैं या फिर कॉफ़ी बनाते हैं, तो जैसे ही इसमें चाय पत्ती या फिर कॉफ़ी डालते हैं तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिक डिज़ोल्व हो जाता है। कैसे, मतलब सर तो हाथ से मिलाते हैं नहीं, तो उसमें क्या होता है कि पार्टिकल के बीच में स्पेस रहता है, तो ही वो पार्टिकल जो होता है उस स्पेस में जाकर के बैठ जाता है। जैसे मान लीजिए कि क्लासरूम में बेंच में मान लीजिए यहाँ पर आपका फ्रेंड बैठा है, फ्रेंड 1, यहाँ मान लीजिए दूसरा फ्रेंड बैठा है, फ्रेंड 2। आप लोगों ने मिल करके ये जगह क्या कर लिया, रिजर्व, किसके लिए, अपने फ्रेंड 3 के लिए। तो बाहर से मान लीजिए कोई अदर आपका फ्रेंड आएगा, फ्रेंड 4, तो क्या आप उसको इस जगह में बिठा पाइएगा, मगर सर एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उसको यहाँ पर फ्रीली बिठा पाइएगा, तो बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि स्पेस कितना था, 3 का था, आपने एक उसमें डाल रहा है एक्स्ट्रा, तो वो स्पेस में क्या होगा, जाकर के फिट नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से जब हम लोग चाय बनाते हैं या फिर नींबू पानी बनाते हैं, लेमोनेड जिसको बोलते हैं,
तो उसमें क्या होता है कि पार्टिकल पार्टिकल के बीच में स्पेस रहता है। स्पेस रहने के कारण ही जो हम लोग सॉल्ट या फिर शुगर, कॉफ़ी, चाय पत्ती, ये सब जो चीज़ें हम लोग डालते हैं उसमें, वो ईजिली जा कर के उसमें डिज़ोल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। यानी कि पार्टिकल पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3। तो वो पार्टिकल क्या होता है, इसी स्पेस में जा कर के फिट हो जाता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। समझ में आया? दूसरा जो एग्जांपल इसमें कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये बहुत ही अच्छा है। बोला कि पार्टिकल जो होता है वो लगातार मूव करते रहता है। मतलब कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी कहीं है, एक जगह शांत होकर के नहीं रहता है। पार्टिकल जो होता है वो शैतान बच्चा होता है, वो हर जगह घूमते रहता है। क्यों? मतलब पार्टिकल को घूमने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी। तो पार्टिकल के मूव करने के कारण जो उसमें एनर्जी जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और इसी काइनेटिक एनर्जी के कारण कोई भी पार्टिकल जो होता है वो लगातार मूव करते रहता है। और ऐसा जरूरी नहीं कि वो एक ही डायरेक्शन मूव करेगा, वो किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव करता है। ठीक है। दूसरा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पार्टिकल का एनर्जी बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ते जाएगा वो और तेज़ी से मूव करेगा हर जगह, पूरा मतलब डिस्को डांस करेगा। टेम्परेचर से क्या होता है, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। वो मूवी देखा आप लोगों ने, गोलमाल? उसमें क्या होता है कि एक सीन रहता है ना जिसमें तवा पर बिठा देते हैं और नीचे से क्या रहता है, गैस जल रहा होता है, तो कैसे उठ करके दौड़ता है। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि टेम्परेचर जैसे मिला पार्टिकल को, पार्टिकल क्या कर दिया, मूव कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मिल रहा। तो एक चीज़ गौर करिएगा कि जिस भी पार्टिकल को जितना ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा वो उतना ही ज़्यादा एनर्जी लेकर के अपने पोजीशन से मूव करेगा। अब मान लीजिए कि किसी को बिठा दिए, नीचे से आग लगा दी है, तो हीट मिला है तो बैठा थोड़ी रहेगा, दौड़ती ही रहेगा। समझ में आया? इसी टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के कारण जो होता है वो पार्टिकल रैंडमली मूव करता है और डिफ्यूज़न करता है। अब डिफ्यूज़न क्या है, बोला कि दो अलग अलग टाइप के मैटर का आपस में खुद से मिक्स हो जाना डिफ्यूज़न कहलाता है। एग्जाम्पल अगर दें तो जैसे मान लीजिए कि घर में खाना बन रहा है, आपका फेवरेट फूड बना है, आपको पता चल गया कि हाँ फेवरेट फूड बना है। कैसे पता चला आपको? तो फूड का जो पार्टिकल था वो किस में मिक्स हो गया, गैस में। अब क्योंकि खाना गर्म था, बन रहा था, तो उसको क्या मिल रहा था, काइनेटिक एनर्जी। और इस काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या था, वो फूड का पार्टिकल पूरा डिस्को डांस करते हुए आप तक पहुंच रहा था। तो आप लोगों को पता चल गया कि हाँ क्या हो गया, ये डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न करने का मतलब क्या बोले, डिफ्यूज़न करने का मतलब बोले कि दो अलग अलग टाइप के मटेरियल का आपस में मिक्स हो जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न। intermixing of two different kinds of matter on their own is called डिफ्यूज़न। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगरबत्ती वगैरह जो हम लोग जलाते हैं तो उसका धुआं क्या होता है, पूरे के पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट जाता है, और साथ ही साथ अगरबत्ती का जो भी फ्लेवर होता है वो भी हम लग पहुँच जाता है। किसके कारण से होता है, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न
तेज़ हो सकता है, स्लो हो सकता है, मतलब फास्ट और स्लो हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर दीजिएगा पार्टिकल को उतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा और वो उतना ही एनर्जी से दौड़ेगा, और जितना एनर्जी से दौड़ेगा उसका डिफ्यूज़न उतना ज़्यादा फास्ट होगा और उतना ही दूर तक वो जाएगा। इसलिए देखिएगा कि आपको कभी भी ये चीज़ नहीं मिलेगा कि आज खाना जो है ठंडा है, उसका स्मेल जो है दूर तक आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। जब भी खाना गर्म होगा तो ही उसका स्मेल जो है दूर तक जाएगा। समझ में आया? रीज़न क्या था? काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर और डिफ्यूज़न, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तीसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा वो है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब पार्टिकल को तो हम लोग देख लिए, अब इसका जो अट्रैक्टिव पावर है इसको देखते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है बुक में। फर्स्ट में बोलते हैं, उन्होंने बिहू डांस का एग्जाम्पल दिया कि सबसे पहले 3 ग्रुप है और एक ग्रुप जो है वो एक दूसरे के कमर पे हाथ पकड़ करके रखा है एक दूसरे को, दूसरा जो है ग्रुप वो एक दूसरे के हैंड को ऐसे करके पकड़ के रखा है, और तीसरा जो ग्रुप है वो बस फिंगर को ऐसे करके टच करके रखा है। तो जो फोर्थ ग्रुप होता है उसका काम ये है कि बाकी के तीनों ग्रुप में से पर्सन्स को अलग करना। तो क्या लगता है आपको सबसे कम फोर्स या सबसे कम एफर्ट किस में लगेगा? तो जाहिर सी बात है कि जो ग्रुप ऐसे फिंगर को टच करके रखेगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, तुरंत उस ग्रुप से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को ये चीज़ पता चला कि मैटर का जो पार्टिकल होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखता है, पास होता है। जस्ट लाइक वो जो फर्स्ट वाला दिया हुआ था एग्जाम्पल कि कमर में हाथ डाल करके एक दूसरे को पकड़ करके रखते हैं, उस तरीके से। बोला क्यों अट्रैक्ट, एक दूसरे को अट्रैक्ट ही क्यों करके रखता है? तो इसके बीच में लगता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? मतलब देखिए, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये फोर्स क्या करता है? आपस में मटेरियल के पार्टिकल को बाउंड करके रखता है। टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ज़्यादा एक्ट करेगा। ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे हम लोग, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वैसे वैसे घटते जाएगा। इसीलिए आप एक चीज़ देखेंगे कि आइस जो होता है, बर्फ़, उसको आपको खींच करके अलग करने में काफ़ी एफर्ट लगता है, लेकिन वाटर को उसके कंपेयर में आप थोड़ा इजीली खींच सकते हैं, और गैस रहा तो और इजीली। जैसे बलून में हम लोग एयर भरते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बीच में लगता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर है? आइए अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर का मोस्टली 3 स्टेट होता है, लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया उसमें 4th और 5th स्टेट भी आया। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग जो है 3 स्टेट के बारे में देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को हम लोग क्या करेंगे, बाद में देखते हैं। सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास होते हैं, यानी कि उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। दूसरा, पार्टिकल के बीच में स्पेस भी नहीं होता। स्पेस नहीं होगा तो पार्टिकल क्या होंगे, दूर नहीं होंगे, पास होंगे। ठीक है, लिक्विड में अगर देखें तो पार्टिकल के बीच में आपको क्या दिखेगा, स्पेस आपको दिखेगा। गैसियस में देखेंगे तो पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस हम लोग को देखने को मिल रहा है।
इसलिए जब भी हम लोग लिक्विड में शुगर या फिर सॉल्ट को डिज़ोल्व कर रहे थे तो वो इजीली क्या हो रहा था, डिज़ोल्व हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में क्या था, स्पेस था। शुगर और सॉल्ट का क्रिस्टल जो था इन्हीं पार्टिकल के स्पेस में जा कर के फिट हो जा रहा था। गैस में अगर देखें तो गैस के बीच में क्या था, बहुत ज़्यादा स्पेस था। तो कोई भी फूड का एरोमा इसमें आप आराम से मिक्स हो जाता है। परफ्यूम वगैरह जो हम लोग लगाते हैं क्या होता है, गैस में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है तो आराम से फिट हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं सॉलिड के पास में। तो हम लोगों ने देखा कि सॉलिड क्या था, पास में था और ए जैसा दिख रहा था, यानी कि पास में दिखने के कारण क्या हो गया, इनका शेप डेफिनिट हो गया, मतलब फाइनाइट शेप हो गया, फिक्स शेप हो गया। शेप नहीं पता है, जैसे ये मार्कर क्या है, फिक्स्ड है, तो शेप बदल रहा है नहीं, ज़्यादा करेंगे तो टूट सकता है या तो फिर मोड़ सकते हैं, लेकिन शेप कैसा रहेगा, सॉलिड ही रहेगा। बाउंड्रीज कैसा होता है, डिस्टिंक्ट। बाउंड्रीज देखिए एकदम क्लियर है इसका। तीसरा, वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड होगा, क्योंकि पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है तो वो कहीं जाएगा नहीं तो लॉस नहीं होगा तो मास इसका चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम क्या रहेगा, एक जैसा। तो सॉलिड में क्या क्या हम लोग को मिला, शेप कैसा रहा, डेफिनिट, बाउंड्रीज कैसा रहा, डिस्टिंक्ट, और वॉल्यूम क्या रहा, फिक्स्ड। लिक्विड में अगर देखें तो लिक्विड का शेप जो है वो फिक्स नहीं रहता है, सो जिस भी कंटेनर में डालिए उसी का शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स्ड, वॉल्यूम इसका होगा। ठीक है, मतलब जितना जगह दीजिएगा उसी के हिसाब से ये वॉल्यूम अपना पकड़ लेगा, यहाँ भैया इतना ही वॉल्यूम मेरा रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। गैसेस में देखें तो गैसियस जो है बोला कि ना तो मेरा शेप रहेगा ना ही मेरा वॉल्यूम आप फिक्स्ड करिएगा, तो ये इसके पास में क्या रहता है, दोनों चीज़ नहीं रहता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि गुब्बारे में हम लोग बहुत सारा हवा जो है भर देते हैं बलून्स में, क्योंकि उसका शेप फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, भरते जाओ जितना भी भरते जाओ। ठीक है, सॉलिड हम लोगों ने देखा इसका शेप जो था वो फिक्स था, बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट थी, वॉल्यूम भी फिक्स था, इसलिए सॉलिड क्या बोला जाता है, रिजिड। रिजिड का मतलब वो क्या होता है कि जो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखे, अपने आप को चेंज ना करे। अगर रिजिड ऑब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो ब्रेक कर जाएगा और उसके शेप को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं रिजिड। रिजिड मतलब कि हमेशा एक जैसा रहेगा। सॉलिड क्या होता है, हमेशा एक जैसा रहता है। एग्जाम्पल देखेंगे क्या है, रबर बैंड। बोला ये तो गड़बड़ है सर, आपने बोला कि आप उसके शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज करेंगे तो डिफ़िकल्टी होगा, लेकिन आप ये भी चीज़ देखिए कि हमने ये भी कहा था कि उसका शेप कैसा था, डेफिनेट था, बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट थी। रबर बैंड को खींच रहे हैं, जैसे ही छोड़ेंगे वो क्या होगा, वापस अपने पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खींच देंगे तो वो टूट जाएगा। तो क्या टूटने के बाद वो लिक्विड बन जाएगा, नहीं, रहेगा तो सॉलिड ही ना भाई। दूसरा है शुगर क्रिस्टल। शुगर क्रिस्टल को बोले कि बॉटल में डाल रहे हैं या फिर जार में डाल रहे हैं तो वो उसी का शेप ले रहा है सर, लेकिन शेप लेने के बाद भी क्या वो सॉलिड से लिक्विड बन जा रहा, नहीं, जिस भी एम्प्टी कंटेनर में उसको डाल रहे हैं वो क्रिस्टल ही रह रहा है। अब क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो छोटे छोटे हैं तो वो क्या होता है, बड़े से स्पेस में वो ईजिली क्या होता है, फिट होता है, छोटे से स्पेस में फिट हो जाता है, क्योंकि वो साइज़ क्या है, छोटा छोटा है, तो भी क्या रहेगा वो सॉलिड। अच्छा, बोला कि स्पंज में क्या होता है सर, स्पंज को कंप्रेस करते हैं तो वो तो छोटा हो जाता है। तो स्पंज में क्या होता है, माइन्यूट होल होता है, मतलब छोटा छोटा पोर्स होता है जिसमें एयर जो होता है वो ट्रैप हो जाता है। जैसे ही हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं तो उसके ट्रैप्ड एयर जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक, इसलिए स्पंज क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। फिर जैसे ही उसको छोड़ेंगे क्या होगा, फिर से वो एयर पकड़ लेगा सब साइड से, बोलेगा आओ अंदर आए, फिर से वो क्या हो जाएगा, सीधा। आपको समझ में आया? तो ये तीनों ही, चाहे वो रबर बैंड हो, शुगर हो, स्पंज हो, इस किसका एग्जाम्पल में होगा, सॉलिड। लिक्विड में देखें तो बोले लिक्विड को हम लोग कभी भी रिजिड नहीं बोलते हैं, क्योंकि लिक्विड क्या करता है, अपना शेप को चेंज कर लेता है। जो शेप को ना चेंज करे वो रिजिड में जाएगा, जो चेंज करेगा वो फ्लूइड में जाएगा। लिखा हुआ है इट फ्लोज एंड चेंज शेप।
यानी कि ये फ्लो भी करता है और अपने शेप को बदल भी लेता है। ठीक, फिर उसके बारे में बताया गया कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन था लिक्विड का वो सॉलिड से ज़्यादा था। मतलब अगर आप बोलिएगा कि सॉलिड जो है वो आपस में इंटरमिक्स हो रहा, तो बोलेंगे कि इसके लिए मतलब ऑन एन एवरेज जो रेशियो वो बहुत ही कम है। अगर मैं एक आइस को लेकर के आऊँ, एक आइस को लेकर दोनों पास मिला करके रख दूँ, तो ऐसा नहीं कि वो फटाफट आपस में जा करके इंटरमिक्स हो जाएंगे, नहीं, उनमें टाइम लगेगा। फ्लूइड में क्या होता है कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो फास्ट होता है सॉलिड से। इसका रीज़न इसके डायग्राम में है। अगर दोनों डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें स्पेस नहीं है, इसमें स्पेस है। जिसमें स्पेस होगा वही तो दूसरे पार्टिकल को अपने पास रख पाएगा ना। तो इसमें स्पेस रहता है, तो ये क्या करता है, पार्टिकल को रख लेता है अपने पास में। इसीलिए इसका जो डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न क्या बोलते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन देयर ओन, इसी को बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो फ्लूइड में क्या हो गया, डिफ्यूज़न ज़्यादा हो गया। गैसियस में जो डिफ्यूज़न होता है वो सॉलिड और लिक्विड से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। फिर से रीज़न क्या, क्योंकि इन दोनों के कंपेयर में इसमें स्पेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए गैसियस स्टेट में डिफ्यूज़न जो होता है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से ही ज़्यादा होता है। और गैसियस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लोग गौर करके देखें तो CNG के बारे में हम लोग जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यह कि अभी इसे ऑटो वगैरह चलता है CNG गैस से। तो ये क्या होता है, कंटेनर में बहुत ज़्यादा गैस को क्या करते हैं, छोटे से स्पेस में फिट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो गैस रहता है, गैस के में पार्टिकल नहीं होता, स्पेस ज़्यादा होता है। कंप्रेस करते हैं तो पार्टिकल पास आ जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा अमाउंट में गैस को कम स्पेस में ऑक्यूपाई करते हैं। CNG हो गया। दूसरा फिर होता है आपका LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। घर में जो सिलेंडर की टंकी आती है उसमें LPG रहता है ना। ये भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा गैस को कंप्रेस करके हम लोग क्या कर रखते हैं, छोटे जगह में रखते हैं। CNG का तो फुल फॉर्म ही है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG। तो गैस ही तो है, समझ में आया। तो ये था मेरा सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। डायग्राम चाहें तो आप बना सकते हैं, ये शॉर्ट नोट्स हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या मैटर जो है अपने स्टेट को चेंज करता है या नहीं करता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। इसमें तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या मैटर जो है वो अपने स्टेट को बदल सकता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से गैस में। तो हम लोग क्या किए हैं, एक डायग्राम बनाए हैं। ठीक है, मैंने जो पार्टिकल्स है उसको थोड़ा कार्टून कैरेक्टर दिया है। यहाँ गैस लिख देते हैं, गैस। तो सॉलिड में क्या होता है, पिछले हम लोगों ने डायग्राम में देखा कि पार्टिकल जो होता है वो बहुत ज़्यादा पास होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो पार्टिकल क्या हुआ, पास में था, एक दूसरे को पकड़ कर रखा था। अब हमने क्या किया, बदलना, इनका दोस्ती तोड़ना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, सॉलिड को दिया हीट। बोला ठहरो तुमको देखते हैं। जैसे ही हम लोगों ने हीट दिया, टेम्परेचर क्या हुआ, धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। पहले दोस्तों आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखा था कि ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे चाहे जो भी हो जाए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हीट मिलने लगा तो बोला कि ना भैया तुम लोग अपना अपना देख लो। मतलब जब हम लोगों ने सॉलिड को हीट दिया तो हीट देने से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ता था, काइनेटिक एनर्जी। और जैसी एनर्जी मिलता था पार्टिकल क्या करता था, मूव करता था। तो पार्टिकल क्या हुआ, हीट मिला तो दूर दूर गया। देखिए पार्टिकल सारा दूर दूर भाग रहा है एक दूसरे से। तो जैसे ही वो लोग दूर दूर गया, क्या बन गया, लिक्विड। पार्टिकल के बीच में स्पेस घुसा, बन गया लिक्विड। इतने पे ही हम लोग को मज़ा नहीं आया, बोला ना इनका दोस्ती और तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर भी क्या था, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। इसमें ज़्यादा था, इसमें थोड़ा सा कम हुआ। और हीट कर दिए उसको, और हीट किया तो अभी तक तो लोग ज़मीन पे ही दौड़ रहा था, अब सीधे कहाँ चला गया, आसमान में, हवा में। देख रहे हैं डायरेक्शन सबका।
फिक्स नहीं रहा, इधर उधर रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इसको लिटा दिए हम, ये उड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या हो गया कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा और वो बन गया लिक्विड। और हीट दिए और टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गया, क्या किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड गैस में। यानी कि अगर हमको सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा। लिक्विड से गैस में जाना है तो और हीट देना पड़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। तो सॉलिड से जब हम लोग लिक्विड में गए तो क्या थोड़ा सा हीट देने से वो लिक्विड में बदल गया? तो बोले नहीं, हर सॉलिड को मेल्ट करने के लिए, मतलब कन्वर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का ज़रूरत होता है, नीड होता है। उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पर जा कर के सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। आइए मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। बोलता है कि द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुंच करके इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो इतना बढ़ जाता है कि पास में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट मतलब क्या होता है? पिघलना। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। आइस के लिए कितना होता है? 273.16, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब बोले कि लिक्विड से हम लोग गैस में जा रहे थे, हीट दे रहे थे, तो क्या हीट थोड़ा सा मिला लिक्विड को तो वो गैस बनने लगा? नहीं, उसको भी गैस में कन्वर्ट होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, जैसे सॉलिड को चाहिए था लिक्विड के लिए। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोले थे बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलता है? द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इस पॉइंट के बाद क्या हुआ था? लिक्विड गैस में चेंज होने लगा। वाटर के लिए टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है या फिर 373 केल्विन। ठीक है, क्लियरली समझ में आ रहा है? तो सॉलिड से जब हम लोग लिक्विड में गए, हमने कहा कि ये चीज़ क्या हो रहा था? मेल्ट हो रहा था। तो यहाँ पर यूज हो गया मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लिक्विड से जब हम लोग गैस में जा रहे थे तब क्या हो रहा था? लिक्विड बॉयल हो रहा था, तो यहाँ हम लोग को मिल गया बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? यहाँ था 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट के लिए था 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि सॉलिड जो है जब तक पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर जो रहता है वो कांस्टेंट होता है। या फिर लिक्विड जो है जब तक पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहता है? एक जैसा। तो ये हीट कहाँ जाता है? The amount of the heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid is called latent heat। इसको हम लोग बोलते हैं latent heat। latent का मतलब क्या होता है? हिडन। जैसे मान लीजिए अभी मैं क्या हूँ? हिडन हूँ, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब आप सॉलिड से लिक्विड में गए, क्या बोलता है कि द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इट्स स्टेट to liquid at atmospheric pressure
एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक उसी तरीके से हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को बता सकते हैं कि लिक्विड से भैया गैस में जा रहे हैं। तो तब तक क्या होता है कि वो जो हीट होता है वो लेटेंट हो जाता है, हिडन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि गरम गरम जब खाना बनता है तो उसका ढक्कन जैसे हम लोग खोलते हैं तो भाप उड़ता है, भाप क्या रहता है, हीटेड। वो क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है? लेटेंट हीट का मतलब समझ में आया ना? ठीक है, तो ये डायग्राम आप बनाना है तो बना सकते हैं। इसके बाद चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक पे। एक चीज़ और बताना था, एक सेकेंड, फिर ये हो जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से मान लीजिए हम लोग सॉलिड को हीट दे रहे हैं, लिक्विड में चेंज हो रहा है, और लिक्विड को हीट दे रहे हैं, गैस में बदल जा रहा, तो क्या हम लोग गैस से लिक्विड में जा सकते हैं? तो बोलेंगे कि हाँ जा सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग हीट देते देते स्टेट को चेंज कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से हीट को कम कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना स्टेट वापस रीगेन कर सकते हैं। जैसे गैस को अगर आप लिक्विफाई करिएगा, मतलब लिक्विड में अगर बदलना हो आपको, तो उसके टेम्परेचर को आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। टेम्परेचर घटाइए तो गैस क्या बन जाएगा, लिक्विड। और टेम्परेचर घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, लिक्विड सॉलिड में चेंज आता है। समझ में आया? मतलब अगर सॉलिड से लिक्विड जाना है तो हीट दीजिए, लिक्विड से सॉलिड में आना है टेम्परेचर को गिरा दीजिए। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। जो भी टॉपिक पे डाउट लगेगा ना उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हम लोग देखते हैं सब्लिमेशन को। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन करने का मतलब होता है कि सॉलिड जो है वो जैसे ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, उसको अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिल रहा तो वो लिक्विड में ना कन्वर्ट हो करके डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन करने का मतलब देखिए, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब सॉलिड से भैया डायरेक्ट जाएंगे गैस में, लिक्विड से इनको कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल है कैम्फर यानी कपूर, वो वाला जो कपूर हम लोग घर में आरती वगैरह, वो कपूर है। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड। ये दोनों ऐसे सब्सटेंस हैं जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में डायरेक्ट मतलब आने से ये क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा भी अगर मान लीजिए हीट अगर मिल रहा है साथ में, तो ये डायरेक्ट किस में चले जाएंगे, सॉलिड से गैस में। ये चीज़ हो गया सब्लिमेशन का मतलब, समझ में आया? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि डायरेक्ट सॉलिड से किस में जाएगा, गैसेस स्टेट में, अगर उसको थोड़ा सा भी हीट मिल रहा है तो उसको लिक्विड में बदलना ही नहीं है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन सब्सटेंस। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रोल होता है। मान लीजिए कोई गैस आपको मिल रहा है, अगर आप उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स पास पास आएंगे, छोटी सी जगह में आप उनको फिट कर दीजिएगा। और जैसे ही आप उसका टेम्परेचर गिराइएगा, टेम्परेचर गिराने से क्या होगा कि पार्टिकल्स में एनर्जी नहीं बचेगा मूव करने का, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जिस भी पार्टिकल में जितना ज़्यादा एनर्जी हम लोग देते हैं, हीट एनर्जी, वो उतने ज़्यादा मूव करता है। तो अगर उसका एनर्जी ही खींच लें हम तो वो मूव कर पाएगा नहीं। तो किसी भी गैस का अगर आप प्रेशर उस पर बढ़ा दे रहे हैं और
टेम्परेचर को कम कर दे रहे हैं तो आप गैस को लिक्विफाई कर पाते हैं, मतलब गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम है ड्राई आइस। ये क्या होता है कि ये बर्फ़ की तरह दिखता है और इसमें ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड करके इसको रखा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और थोड़ा भी अगर मान लीजिए आप इस पे टेम्परेचर से दे रहे हैं तो ये क्या होगा, CO2 ख़त्म। तो ये हो गया एग्जांपल। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। कैसे बनाते हैं, तो प्रेशर को अप्लाई करके और टेम्परेचर को रिड्यूस करके। अगला टॉपिक जो है हम लोगों का वो है इवापोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण। ये क्या होता है, बोले कि देखिए जब हम लोग लिक्विड को वेपर में बदल दें किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन वो टेम्परेचर किससे कम होना चाहिए, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं तो वो क्या होता है, इवापोरेशन। इट इज़ ए चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो में। इवापोरेशन जो होता है ये सरफेस फिनोमेना होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और बॉइलिंग जो होता है वो बल्क फिनोमेना होता है, यानी कि बॉइलिंग हमेशा पूरे के पूरे लिक्विड में होगा और इवापोरेशन जो होता है वो केवल और केवल सरफेस पर होता है। ठीक, इवापोरेशन करने के लिए आपको बॉइलिंग पॉइंट अटेन करने का ज़रूरत नहीं है, बॉइलिंग टेम्परेचर से बिलो भी क्या होता है, इवापोरेशन हो जाता है। लेकिन बॉइलिंग किसी भी लिक्विड को बॉईल करने के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट अटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लियर है। इवापोरेशन जो होता है वो डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पे, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप दीजिएगा इवापोरेशन क्या होगा, उतना जल्दी होगा और ज़्यादा होगा। ठीक। दूसरा, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा एरिया बढ़ाइएगा क्या होगा, इवापोरेशन ज़्यादा जल्दी होगा। अब जैसे मान लीजिए सपोज़ कि जैसे मान लीजिए कपड़ा है, ठीक, इसको मान लेते पानी भिगा देते हैं, तो क्या हम अगर इसको ऐसे करके मोड़ करके रख दें तो ये जल्दी सूख जाएगा, या फिर इसको खोल करके अगर हम सूखने के लिए देते हैं तो जल्दी सूखेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे हम लोग इवापोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा जगह मिलेगा ना, ज़्यादा जगह मिलेगा तो जल्दी जल्दी इवापोरेट होगा। तीसरा होता है विंड स्पीड। मान लीजिए पूरा हवा चल रहा है, आप उसमें कपड़ा दिए सूखने के लिए, सूखेगा, आराम सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा क्या होता है, अपने साथ गैस को लेकर के आ रहा है, हवा तो ऑलरेडी गैस है तो वो क्या करता है, गैस फ्लो करता है। और हम लोग जानते हैं कि गैसेस में क्या होते हैं, पार्टिकल पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही वो गैस का पार्टिकल इस लिक्विड वाले पार्टिकल से टकराता है, ये उसको एब्जॉर्ब करता है और लेकर के निकल जाता है। समझ में आया। इसलिए जितना ज़्यादा विंड स्पीड रहेगा उतना ही जल्दी आप क्या होता है, इवापोरेशन होता है। और लास्ट में होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी कहने का मतलब होता है कि वाटर में एयर में वाटर का ड्रॉपलेट जो है, इसको मिटाते हैं, ये बताते हैं। ह्यूमिडिटी कहने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये गैस है, ठीक है, गैस का मान लीजिए पार्टिकल है, इसके बीच में वाटर का ड्रॉपलेट मतलब वाटर का पार्टिकल जितना ज़्यादा प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा हम लोग बोलते हैं डे हम लोग का ह्यूमिड है। उतना ही देखिएगा आपका मौसम जो होगा वो स्वेटी हो जाएगा, चिपचिपा लगेगा, गर्मी कम मतलब ज़्यादा लगता है गर्मी। क्यों? क्योंकि एयर में ऑलरेडी वाटर का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके बॉडी से या फिर आपके क्लॉथ से क्या करेगा, पानी को एयर में खींच नहीं पाएगा, इवापोरेट नहीं कर पाएगा, जिसके रीज़न से क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा लगता है हम लोग को। तो इवापोरेशन होने के लिए
ह्यूमिडिटी हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एक ही चीज़ है जो कम होना चाहिए, वो क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जितना आपका कम होगा, इवापोरेशन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। क्योंकि इवापोरेशन होने के लिए आप क्या करिएगा, वाटर को गैस में डालिएगा, ठीक। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ही ज़्यादा हो जाएगा तो पानी तो पहले से ही प्रेजेंट है। जैसे बरसात के दिन में देखिएगा कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, क्यों, क्योंकि बारिश के दिनों में एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर वाटर कंटेंट पहले से ही बहुत ज़्यादा है तो स्पेस तो है नहीं नेक्स्ट वाटर के लिए, इसलिए इवापोरेशन क्या रहता है, कम। इसलिए आप देखिए कि बारिश जब बंद होता है तो आपको गर्मी ज़्यादा लगता है। रीज़न समझ में आया क्या था, ह्यूमिडिटी। तो इवापोरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखा कि पहला टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन फास्ट होगा। दूसरा सरफेस एरिया आप जितना बढ़ाइएगा इवापोरेशन उतना फास्ट होगा। इसलिए देखिए नदी तालाब ये सब में क्या होता है, इवापोरेशन ज़्यादा होता है। तीसरा हम लोगों ने देखा विंड स्पीड, कि हवा जितनी तेज़ चलेगी इवापोरेशन उतना ज़्यादा होगा। और लास्टली हम लोगों ने देखा ह्यूमिडिटी जो है जितना कम होगा इवापोरेशन उतना ज़्यादा होगा। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कन्वर्जन। इसको देख लेते हैं, फिर फाइनल टॉपिक पे चलते हैं। जैसे देखिए हमने कहा था कि अगर हमको सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड से जब हम लोग लिक्विड में जा रहे थे तो हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे थे। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को फ्यूज़न, ठीक है। जब लिक्विड से हम लोग गैस में जाएंगे तो इस चीज़ को कहते हैं वेपोराइजेशन। चीज़ें क्या हो रही हैं, वेपर बन रही हैं। फिर जब गैस से हम लोग सॉलिड में आएंगे उसको कहेंगे सब्लिमेशन। मतलब गैस सॉलिड से गैस में जाइए, चाहे गैस से सॉलिड में आइए, कहेंगे उसको सब्लिमेशन। बहुत सारे बुक में इसको गैस से सॉलिड को डिपोजिशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। अब मान लीजिए हम लोग को उल्टा चलना है, गैस से हम लोग को आना है लिक्विड में, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कंडेंस करना। क्या बोलते हैं, कंडेंस करना। जब आप गैस से लिक्विड में आइएगा तो टेम्परेचर आप क्या करिएगा, कम करिएगा, पार्टिकल आएंगे पास पास। इस चीज़ को बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंस मतलब पास पास। फिर लिक्विड से आप आ रहे हैं सॉलिड, आपको और पास चाहिए, यानी कि आप सॉलिड बनाना चाह रहे हैं, तो इसी प्रोसेस कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। गैस से लिक्विड में आए, टेम्परेचर कम किए, लिक्विफिकेशन या फिर कंडेंसेशन, ठीक है। आपने क्या कर दिया, कंडेंसेशन कर दिया। और आपने लिक्विड से सॉलिड बनाया, इसको कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। याद रहेगा, सॉलिड से लिक्विड फ्यूज़न, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, गैस से सॉलिड डिपोजिशन या फिर सब्लिमेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है कि इवापोरेशन के चलते हम लोग कूलिंग कैसे फील करते हैं। तो जैसे मान लिया अभी स्वेटिंग हो रहा है, ठीक। अब ये जो स्वेटिंग है या फिर ये जो लिक्विड है ये एनर्जी लेगा हमारे बॉडी से या फिर सराउंडिंग से, और क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। जैसे ये इवापोरेट होगा ये इस जगह को क्या कर देगा, कूल कर देगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारा आप लोगों के घर में होगा, नेल पॉलिश रिमूवर आता है, एसीटोन बोलते हैं उसको देखिए, उसको जहाँ डालिएगा ना वो क्या लगेगा, ठंडा लगेगा आपको। रीज़न क्या है कि वो उस जगह जिस जगह आप उसको डालते हैं वो वहाँ से इवापोरेट हो जाता है और आसपास के एनर्जी को ले करके वो इवापोरेट होता है। जिसका रीज़न क्या होता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे टेम्परेचर हो जाता है कम और हम लोग को लगता है कूल। अब उसके बाद और टॉपिक एक आता है जिसमें ये कहा जाता है कि किसी भी ठंडे ग्लास मतलब कोई ग्लास है उसमें मान लीजिए ठंडा अगर कोई लिक्विड हम लोग डालते हैं तो उस ग्लास के आउटर सरफेस पर वाटर का ड्रॉपलेट्स क्यों बन जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि जैसे मान लीजिए कोई ग्लास है तो अगर मान लीजिए कोल्ड है, ठीक है, ठंडा है, तो इसके हो करके जो भी एयर पास ऑन होगा ये क्या करेगा,
उसके टेम्परेचर को लो कर देगा क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में आ रहा। और जैसे ही टेम्परेचर लो होगा वो क्या बदल जाता है, गैस लिक्विड में। समझ में आया? इसलिए हम लोग को वाटर ड्रॉपलेट्स दिखता है। जितना ज़्यादा ठंडा होगा ग्लास उतना ही ज़्यादा हम लोग को क्या दिखेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेगा। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं मैटर के फोर्थ और फिफ्थ स्टेट पे, यानी कि प्लाज्मा पे और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पे। तो प्लाज्मा जो होता है वो मैटर का फोर्थ स्टेट होता है। ये सुपर एनर्जेटिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी और एक्साइटेड पार्टिकल। अब मान लीजिए पार्टिकल में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अमाउंट में एनर्जी है, पार्टिकल क्या करेगा, बहुत ज़्यादा मूव करेगा। ठीक, ये किस में हम लोग को मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। अब गैसेस आयोनाइज्ड कैसे होती हैं, तो ये कहा जाता है कि अगर आप फ्लोरोसेंट ट्यूब अगर ले रहे हैं, उसके अंदर अगर आप हीलियम गैस दे रहे हैं, नियॉन गैस दे रहे हैं, और जब उसके हो करके इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करेगा तो वो क्या करेगा, चार्ज हो जाएगा। यही फिर जनरेट क्या करता है, प्लाज्मा को। समझ में आया? फिफ्थ स्टेट में अगर हम लोग देखें तो ये आता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इनको हमारे देश के फेमस साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दोनों ने मिल करके क्या किया था, कंबाइन करके इस थ्योरी को दिया था, इसलिए इनका नाम पड़ा था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, ये बोलते हैं कि अगर हम लोग किसी भी गैस को एक्सट्रीमली लो डेंसिटी मतलब में बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर को कूल डाउन कर दें तो जा कर के हम लोग को मिलता है फिफ्थ स्टेट, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियरली समझ में आया? सत्येंद्र नाथ बोस हमारे देश के थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन आप जानते हैं फेमस है। तो इन दोनों ने मिल करके एक थ्योरी दिया जिसके तहत इन्होंने ये कहा कि अगर हम किसी को गैस को कूल डाउन करते हैं एक्सट्रीमली लो डेंसिटी में, मतलब 1/1000 टाइम्स या फिर 1/1,00,000 टाइम्स उसका क्या कर दें, टेम्परेचर गिरा दें, डेंसिटी कम कर दें, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को फिफ्थ स्टेट मिलेगा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, इस पर अभी भी रिसर्च जारी है। और ये आप हो गया आपका टॉपिक ख़त्म। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, मैं उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।